सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आपने मेरे कहानी के पिछले भाग में यह जाना था कि माटी वाली को उसके स्थान से बेघर किया जा रहा था, उसके घर से उसे बेघर किया जा रहा था, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान को विस्थापित किया जा रहा था, पुनर्वासित किया जा रहा था। ऐसी परिस्थिति में वह अपने भविष्य को लेकर के बहुत चिंता करती है और कहती है कि जमीन जायदाद वालों का तो कुछ न कुछ व्यवस्था हो जाएगी, परंतु इस गरीब निरीह दुखी मिट्टी वाली का क्या होगा, जिसका एक ही सहारा था कि माटा खान से मिट्टी निकालना और लोगों को बेचना, उसी से जिसका आजीविका चलता था। अब आखिरकार उसकी आजीविका कैसे चलेगी? उसे बहुत दुख हो रहा था कि इस तरह से जो सरकार काम कर रही है, इससे उसकी आजीविका समाप्त हो जाएगी, उसका जीवन निरर्थक हो जाएगा, बेकार हो जाएगा और इस प्रकार से वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। जब कुछ खाएगी पिएगी नहीं तो उसका क्या होगा? इसी कहानी की अगले बिंदुओं के साथ मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं, अध्ययन अध्यापन का सिलसिला आरंभ करते हैं। टिहरी बांध से उखड़े लोगों को बसाने वाले साहब ने माटी वाले से पूछा कि वह जहाँ रहती है वहाँ का प्रमाण पत्र ले आए। टिहरी बांध जब बनाया जा रहा था तो वहाँ से जो हटाए जा रहे थे लोग, उनमें से एक अधिकारी साहब ने मिट्टी वाली से कहा कि तुम जहाँ रहती हो वहाँ का प्रमाण पत्र ले आओ, इसके बदले में मैं तुम्हें कहीं कुछ और दे दूंगा। पर उसके पास कोई प्रमाण पत्र भी नहीं था। वह तो सारी जिंदगी माटा खान से खोदकर मिट्टी बेचती रही, यहाँ तक कि माटा खान का भी उसके नाम का कोई कागजात नहीं था। ऐसे में उसे कोई सरकारी मदद नहीं मिली। इससे वह बहुत दुखी हुई कि आखिरकार अब उसका जीवन यापन कैसे चलेगा। आगे टिहरी बांध भरने लगा और लोग अफरा तफरी में घर छोड़कर भागने लगे। निचले भाग में बने श्मशान पहले डूबने लगे। मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुकी माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर लोगों से कह रही थी, गरीब आदमी का श्मशान नहीं उजाड़ना चाहिए। उसका कहने का आशय यह था कि गरीब आदमी तो खुद ही रोज मर मर के जीता है, उसे इतना दुख, उसे इतना यातनाएं, उसकी इतनी दुर्गति होती है, फिर उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित करना या दूसरे स्थान उसका स्थान भी ले लेना, यह उसके गरीब आदमी के श्मशान को उजाड़ने के समान है। वह कहती है इस तरह से सरकार को नहीं करना चाहिए। वह अपनी मानसिक स्थिति से बड़ी विक्षिप्त है, बहुत दुखी है और फिर वह वहाँ से चल पड़ती है। और एक दिन माटी वाली ने कहा कि जिनके पास ज़मीन या कोई संपत्ति नहीं है उन्हें कोई ठिकाना मिल ही नहीं। जिनके पास ज़मीन या संपत्ति है उनको तो कोई ठिकाना मिल ही जाता है, लेकिन माटी वाली जैसे बेघर मजदूरों का क्या होगा? उसकी समस्या का समाधान कैसे होगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस प्रकार से वह मन में विभिन्न प्रकार के विचारों को लेकर अपने घर पहुंचती है और माटी वाली उस दिन 2-3 घरों में मिट्टी पहुंचाकर 3 रोटी बांधकर अपने बूढ़े पति के लिए लाई थी। वह रोज इसी आराम में बैठा रहता है। आज वह उसके लिए प्याज भी खरीद लाई थी कि जिसे कूट कर रोटी के साथ देगी, चटनी बना करके बढ़िया से वो खाएगा। पर घर पहुंची तो पाया कि बूढ़ा मर चुका है, उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। इस पर बुढ़िया और विक्षिप्त हुई, बहुत रोई, बहुत बिलखी। लेकिन उस गरीब माटी वाली का क्या होता? उसका तो श्मशान उजड़ गया, उसका पूरा परिवार ही नष्ट हो गया। इस प्रकार से वह बहुत दुखी हुई
तो बच्चों, आज आपने इस कहानी के माध्यम से क्या सीखा? हम कुछ कार्य प्रपत्र के प्रश्न पत्रों पर बढ़ते हैं, प्रश्नों पर बढ़ते हैं। आपका पहला प्रश्न है, पुनर्वास के लिए माटी वाली को किस समस्या का सामना करना पड़ा? पुनर्वास के लिए माटी वाली को किस समस्या का सामना करना पड़ा? आपका दूसरा प्रश्न है, माटी वाली के घर आने से पहले उसके बूढ़े पति का क्या हाल था? माटी वाली के घर आने से पहले उसके बूढ़े पति का क्या हाल था? आपका तीसरा प्रश्न है, टिहरी बांध के नवनिर्माण के अधिकारी ने माटी वाली से क्या लाने को कहा था? टिहरी बांध के नवनिर्माण के अधिकारी ने माटी वाली से क्या लाने को कहा था? आपका चौथा और अंतिम प्रश्न है, गरीब आदमी का श्मशान नहीं उजाड़ना चाहिए। गरीब आदमी का श्मशान नहीं उजाड़ना चाहिए, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। आज बस इतना ही, इस कहानी का अंत भी होता है। अब हम आपको एक नए वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।